मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। प्रीवियसली 2 क्लास में हम लोग लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू वन ह्यूज मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा वर्ल्ड आज की डेट में एक सिंगल मार्केट है। कोई भी कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो आराम से दूसरे कंट्री में उसको सेल कर सकता है। अगर कस्टमर के बारे में सोचें तो कोई एक कंट्री का कस्टमर दूसरे कंट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो आराम से परचेज कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना आइडियाज एंड कल्चर को शेयर कर सकता है। कोई भी कंपनी अगर ग्लोबली वर्क करता है तो उसको एमएनसी बोला जाता है। ओके, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, सो एमएनसी क्या है? अगर कोई कंपनी मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करता है तो उसको एमएनसी बोला जाता है। ओके, 1991 में जब इंडिया में एलपीजी मॉडल आया, ग्लोबलाइजेशन उसका एक पार्ट था। तो अभी समझते हैं ऐसा क्या क्या सिनेरियो था, ऐसा क्या क्या कॉजेस था जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में सक्सेसफुल हुआ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टर कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है। ओके, अगर एक कंट्री का पॉपुलेशन दूसरे कंट्री के पॉपुलेशन के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट ना कर पाए तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। कंट्री एक जगह पे प्रोडक्शन करके दूसरे जगह पे अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्या था? स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं होता तो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, सो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर था जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट क्या था? फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो क्या होता है? एफडीआई आपको पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके थ्रू क्या हुआ? लिबरलाइजेशन प्रोसेस में और सिंप्लीफाई कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया फाइनेंशियल फ्लो को। कैसे? आज के डेट में फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि फॉरेन कंट्री में अपना पैसा लगा सकते हैं थ्रू एफडीआई। ओके, सो इससे क्या हुआ? इससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को और बेनिफिट मिला। नाउ नेक्स्ट वन इज रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या हुआ? इंफॉर्मेशन, एक कंट्री का इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सचेंज हो पाया। और अगर कोई किसी दूसरे कंट्री में कोई रॉ मटेरियल चीपेस्ट है और सस्ता है तो वहाँ पे जाके प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पाया। ओके, ये क्या किया? ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। लास्ट वन इज लोअर टैरिफ। अच्छा, आपको याद होगा लिबरलाइजेशन क्लास में मैंने आपको टैरिफ के बारे में बताया था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। टैक्स क्यों लगाया जाता है? जब दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक कंट्री में आता है, डोमेस्टिक कंट्री मतलब जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, ओके, वो हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री होता है। अगर फॉरेन से कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंट्री में आता है और उसका प्राइस अगर चीप होता है, सस्ता होता है, तो कस्टमर वो सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है। तो इससे क्या होता है? डोमेस्टिक कंट्री में अगर वही चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका डिमांड घट जाता है। ओके, सो इससे क्या होता है? हमारा जीडीपी लो हो जाता है, हमारा ग्रोथ घट जाता है कंट्री का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स इम्पोज करता है, जिसको टैरिफ बोला जाता है। टैक्स इम्पोज करने से क्या होता है? जो फॉरेन प्रोडक्ट आता है उसका प्राइस हाई हो जाता है। जब प्राइस हाई हो जाता है तो कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं फॉरेन प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे क्या किया गया? ग्लोबलाइजेशन में टैरिफ को घटाया गया ताकि फॉरेन प्रोडक्ट इजीली अपने डोमेस्टिक कंट्री में आ सके और अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके। वैसे ही इंडियन कंट्री में, अपने डोमेस्टिक कंट्री में भी प्रोडक्ट, हम लोग के जो बिजनेसमैन है वो फॉरेन में जाके अपना प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये क्या किया? ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है? सो फर्स्ट वन इज फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक कंट्री में जो टेक्नोलॉजी, अगर कोई बेटर टेक्नोलॉजी होता है उसको दूसरे कंट्री भी यूज कर सकते हैं, दूसरे कंट्री भी उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? स्प्रेड प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक कंट्री में अगर कोई प्रोडक्शन होता है या फिर कोई प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी कंट्री का ही रॉ मटेरियल यूज किया जाए। कंपनी सर्च करते हैं कौन सा ऐसा जगह है कहाँ से हमको इजीली और चिपेस्ट वे में रॉ मटेरियल मिल सकता है, और वहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्शन सेटअप बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा वर्ल्ड में आप कहीं भी प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्या हुआ? कमोडिटीज एट लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी।
प्रीवियस पॉइंट में हम लोगों ने क्या बोला कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में हम कहीं पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को रॉ मटेरियल मिल सकता है, लेकिन कहाँ, जहाँ पे रॉ मटेरियल क्वालिटेटिव हो एंड लोअर प्राइस में मिले। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर रहता है और हाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होता है। तो कस्टमर को हम लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ रिजनेबल प्राइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज जॉब एंड इनकम। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है, वहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकता है, वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकता है, तो क्या हुआ, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडियन मार्केट में आके अपना प्रोडक्शन हाउस खोलता है तो जॉब किसको मिलता है, इंडियन पर्सन, इंडियन वर्कर्स जो है। ओके, तो इससे क्या होता है, जॉब फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब जॉब वर्कर्स को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन क्यों ज़्यादा होता है, पहले क्या होता था, डिमांड ज़्यादा होता था और सप्लाई कम होता था मार्केट में। ओके, सो अब क्या हो गया, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गया और डिमांड घट गया। ओके, नाउ अब क्या हुआ, कस्टमर्स ज़्यादा और ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। अब वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है मार्केट में कोई एक भी प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उसका नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएगा, चाहे ये खरीदे, चाहे वो खरीदे, चाहे वो खरीदे, जो उनको हाई क्वालिटी मिले और जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ये सोचते हैं कि कस्टमर को बेटर वैल्यू कैसे दिया जाए, बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कैसे दिया जाए विथ रिजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होता है। तो बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट यहाँ पे कस्टमर्स को होते हैं। एडवांटेजेस के बाद ग्लोबलाइजेशन का कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है, जब सपोज इंडियन हमारा डोमेस्टिक कंट्री में अगर फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट आ जाए और अगर उसी प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा बेटर हो और प्राइस थोड़ा सा कम हो, तो डिमांड शिफ्ट होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फॉरेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का हालत क्या होता है, उनका डिमांड धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे क्या होता है, उनका ग्रोथ घट जाता है। तो हैम्पर किसको होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले एडवांटेजेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से क्या होता है, जब फैक्ट्री डोमेस्टिक कंट्री में सेटअप होता है तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को मटेरियल की तरह यूज किया जाता है ताकि उनसे काम निकलवाया जा सके। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉरेन कंट्री से अगर प्रोडक्शन हाउस इंडिया में अपने कंट्री में खुलता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करें, अगर अपने कंट्री का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस फॉरेन कंट्री में खुलता है तो जो एम्प्लॉयमेंट इंडियन पर्सन को, इंडियन वर्कर को मिलता है वो तो फॉरेनर को मिलेगा। तो यहाँ पे कभी कभार अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन में पूरा का पूरा वर्ल्ड में आप कहीं पे भी अपना रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, डोमेस्टिक कंट्री में अगर कोई रिसोर्सेज है, हमारे कंट्री में अगर कोई रिसोर्सेज सस्ता में मिलता है, चीप मिलता है, तो फॉरेन कंट्री क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज को अपना मैन्युफैक्चरिंग हाउस सेटअप करके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज अपने कंट्री में है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। जब फॉरेन कंट्री आके आपके कंट्री में सेटअप होता है तो थोड़ा डर लगा रहता है कि उनका वो डोमिनेट करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं यहाँ से, तो थोड़ा बहुत डोमिनेट करके रख सकते हैं। तो ये था कुछ कुछ डीमेरिट्स ग्लोबलाइजेशन का। तो कुल मिला के क्या हुआ, 1991 के बाद जब एलपीजी मॉडल आया, जब ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो में आया, तो बेनिफिट हुआ डोमेस्टिक कंट्री को, अपने इंडिया को बेनिफिट हुआ। तो क्या क्या बेनिफिट हुआ, इजीली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता था, फाइनेंस इजीली फ्लो हो सकता था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता था। ओके, और क्या हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर पाया। ओके, सो ये था टोटल आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो आई होप कि आपको ग्लोबलाइजेशन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।